हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। ओजोन ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन में आप क्या करते हैं? जो ओजोन लेयर होती है उसमें आप किस किस प्रकार से ओजोन ओजोन जो ओजोन है उसके बारे में आप किस तरह से आप काम कर सकते हैं। पहले इसमें मैं आपको कलर बता सकता हूँ। देखिए किस तरह से ओजोन, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन पाया जाता है। आपका नया चैप्टर है, इसमें देखिए इमेज है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण होता है। जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज कितने प्रकार की होती हैं? यूवी रेज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी ए जो वेवलेंथ होता है उसके वेवलेंथ के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहता है। यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, इसमें क्या क्या करते हैं? इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से करते हैं। इसको दो चरणों में इसकी विभक्ति करते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश से उपस्थित उच्च दो अणुओं में विभाजित करते हैं। दूसरे चरण में ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ओजोन O3 का निर्माण करते हैं। यह निरंतर तब चलती रहती है जैसे समताप मंडल में पराबैंगनी उपस्थित रहती है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसे O2 के संकेत देते हैं। जमीन की सतह पर उपस्थित निचले वायुमंडल में खतरनाक होते हैं। अब उसमें मैं आप लोग को बता देना, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ए, बी और ये आपका सी। तो यूवी ए जो होती है इट इज़ गुड फॉर आपका इन्वायरमेंट, और यूवी बी जो होती है, इसको एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यूवी ए जो होती है वो इट इज़ गुड, ए से अच्छा और बी से बैड। आप इसको बी से एक मतलब कॉन्सेप्ट है, इसको समझ सकते हैं। इसके वेवलेंथ के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, जब ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो गया तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप क्या पाएंगे? जो ऑक्सीजन की एबव का लेयर होता है, मतलब कि जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन, वो दैट इज यूजफुल, वो हमारे लिए आपके लिए एक उपयोगी होता है। लेकिन जब वही आपका ट्रोपोस्फीयर में आ जाता है ओजोन लेयर, जो यूवी रेस, तो आपके लिए बैड होता है। तो जो यूवी बी पाई जाती है वो मोस्टली वो आपका ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। तो मतलब ओजोन इट इज़ यूजफुल एज वेल बैड। तो अगर जो स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है तो वो आपका प्रोटेक्शन करता है, इट इज़ गुड। और जो आपका यूवी बी जो आपका ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है वो आपका बैड होता है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। मतलब ये आपका 30 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें 10% आपका क्या पाया जाता है? ट्रोपोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है, और 90% आपका स्ट्रेटोस्फीयर पाया जाता है। तो 90% आपके लिए अच्छा होता है और 10% आपके लिए बैड होता है, जो कि नुकसानदायक होता है। इसका मतलब जो आपका समझते हैं ना, ये आपका जब ईस्ट बनाएंगे तो ये इलिप्टिकल शेप का बनेगा। जब ये इलिप्टिकल शेप का बनेगा तो इलिप्टिकल शेप में कहीं कहीं दूरी बहुत ज़्यादा होती है और कहीं कहीं दूरी आपका बहुत मिनिमम होती है। तो इस हिसाब से ये बदलता रहता है। टोटल 32 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 32 किलोमीटर मतलब 12 से 12 टू 20 किलोमीटर के रेंज में इट इज वेरी करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड विनिर्मित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई हिसाब से बदलती रहती है। तो जैसे जैसे आपका लेंथ रहता है उस हिसाब से ये डिफरेंट वेरिएबल बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है तथा आपका कम होती है। तो जो ओजोन होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट होती है। 1 डॉप्सन यूनिट 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए और 1 डॉप्सन यूनिट रहना चाहिए। तो शुद्ध ओजोन इसकी कितनी होती है? 0.00 mm इसकी मोटाई के बराबर होते हैं। द्रव्यमान 3 मिलियन मीट्रिक टन रहता है। इसमें आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये आपका ये मैटर, ये ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर में आपका क्या पाया जाता है? इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होता है। फिर आपका ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में आपका जो प्लेन एरोप्लेन होता है ये आपका स्ट्रेटोस्फियर में ही इसमें आपका ये रोटेट करता है। फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट मैटर होते हैं। ये इस इधर ये आपका वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या किलोमीटर है, और इधर आपका हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपका किस तरह से टेम्परेचर बदलता रहता है, वेरिएशन दिया गया है। इसका जो टेम्परेचर का अगर आप देखेंगे जब आप, तो जैसे जैसे आप हाइट एवं इंक्रीज करती जाएगी तो आपका टेम्परेचर जो होता है आपका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। फिर जब पॉज होता है तब पॉज होते के लिए फिर इस तरह से आप इस तरह से आप पाएंगे इसका। अब देखिए निम्नलिखित से क्या पैदा करता है? सूर्य के प्रकाश में परागण के लिए क्या फॉर्मेशन करता है? ओजोन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन
किससे किया जाता है? आपका यूवी रेज, इसको जो पैराबैंगनी होते हैं इसको आपको यूवी रेज बोलते हैं। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी रेज से बचाती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन को अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन जो होती है जो आपका अवशोषित करती है। वायुमंडल में ओजोन पृथ्वी पर पैराबैंगनीटी के कारण इसमें रक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत मानव में उपयोगी क्यों की है? वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पनीर, रेनिटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, प्लाज्मिड्स और गोल्डन राइस विटामिन इसमें ए को होता है। तो इसमें जो आपका ओजोन है ये ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में ओनली 10% पाया जाता है। जो 10% होता है वो दैट इज हार्मफुल रहता है। क्यों हार्मफुल रहता है? उसमें जब उसकी वेवलेंथ बदल जाता है, वेवलेंथ के वेरिएशन से वो होता था। जैसे जब आप वेवलेंथ पढ़ेंगे, यूवी का वेवलेंथ पढ़ेंगे तो उसमें कैटेगरी आ जाएगी। तो उस कैटेगरी में यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो यूवी ए जो होता है वो आपका मैं कॉन्सेप्ट होता है यूवी ए गुड, यूवी बी बैड और यूवी सी आपका इसको बैड या इसको बैड नहीं मतलब ये एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर ली जाती है वहाँ पे। आपका इसमें कौन सा पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। इसको हम देख लीजिए। ओजोन में अवशोषित होते हैं समताप स्ट्रेटोस्फीयर में अवशोषित होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में 90% कहाँ पाया जाता है? आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। फिर ओजोन परत में पृथ्वी की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई 12 to 20 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका इलेप्टिकल शेप होता है। जब इलेप्टिकल शेप रहता है तो उसकी वेरिएशन के हिसाब से ये बदलता रहता है। ये 20 होता है, 12 to 20 किलोमीटर होता है। फिर उसमें किस मंडल में पाया जाता है? आपका समताप मंडल में पाया जाता है। आपका इसमें निचली परत कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत कौन सा नहीं है? उसमें निम्नलिखित में सबसे सम मंडल में कौन है? आयन मंडल में कुछ नहीं पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन पर विनियमित किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड को विनियमित किया जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें देखते थे एक बेसिक सा केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें कैसे किस प्रकार से डिप्लेशन होता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने, ये आपका यूके के थे, ब्रिटिश दल ने इन्होंने ओजोन के बारे में आपको बताया था। ये ब्रिटिश द 1985 में 1985 में इसमें टोटल ओजेनिक मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसमें आर्कटिक के ऊपर से छिद्र पाया गया है। अब सोचिए आप यहाँ पे आप पोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, आप यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेशन के द्वारा जो आपका होता है इसके इमिशन से आप करते हैं। लेकिन जब वो हवाएं एभव जाती है तो एभव जाने से क्या करता है? वो मूव करती हैं। मूव करने से जो आर्कटिक क्षेत्र होता है वहाँ पे कोल्ड होता है। कोल्ड की वजह से वहाँ पे जो होता है ओजोन लेयर में वो डिप्लेशन, ओजोन एक्चुअली में किसी प्रकार का छेद नहीं होता, वहाँ पे पतला हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर हम उसको कहते हैं वहाँ पर छिद्र हो गया। छिद्र नहीं होता है। जैसे जहाँ ओजोन की मोटाई ज़्यादा रहती है तो उसको अच्छा बोलते हैं। जहाँ पर आगे जाते जाते जहाँ पे जो उसकी यूनिट मतलब उसकी चादर पतली चादर जैसी हो जाती है। तो जब पतली चादर जैसी हो जाएगी तो यूवी रेज आएंगी तो वो आपका प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएंगे, जिससे ह्यूमन कैंसर, स्किन कैंसर ये सब होने की संभावना रहती है। ये रसायन ग्रीन हाउस को योगदान के साथ ओजोन परत विघटित करती है, ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन उसी को क्षरण में इसमें आपको बोलते हैं डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन जो होता है इसके कारण होता है। इसमें कौन कौन से गैस है? सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका CFC होती है, क्लोरोफ्लोरो रंगीन होती है, ये ओजोन में हाथ तक पहुँचाती है। वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है। ये मतलब 80 to 100 ईयर्स तक ये बना रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, फ्लोरीन आपका कार्बन ऐसा होता है। रेफ्रिजरेटर और AC में आपका ये जो गैसेस निकलती है, रेफ्रिजरेटर, AC जितने आपका लग्जीरियस प्रोडक्ट हैं उसमें से जो आपका गैस निकलती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल। वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो आगे जाके कलेक्ट होती हैं इन्वायरमेंट में तो वो आपका नुकसान बनाते हैं। 1960 में दबाव में आया। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक, फोम एवं एयर कंडीशनिंग में करते हैं। इसमें प्रसन्नता करते हैं आप, जैसे शीतला का उपयोग करते हैं, कूलेंट का उपयोग करते हैं। इसमें डाइक्लोरो पहले CFC आया, फिर डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन आया, SCFC आया, मतलब इस तरह से आता चला गया और ये सब भी नुकसान होते हैं। अब इस प्रकार से बनते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन को जब O3 O2 मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं तो एक सिंगल ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। जो सिंगल O2 रहता है दैट इज़ वेरी एक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये कहीं भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब आपको मिलेंगे तो वो आपको रिएक्शन करके O3 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन एटम्स रहता है। जब क्लोरीन एटम्स O3 के प्रेजेंस में आ जाएगा तो आपका ClO बन जाएगा और O2 का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ से आपका क्या मिलता है? आपको नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन के ऑक्साइड उसमें जाते हैं। तो उसमें क्या करता है?
फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके इसमें रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होता है कि मतलब इस प्रकार से O2 टूटेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, फिर O2 फॉर्मेशन करने लगेगा। एक क्लोरीन, एक O2 और क्लोरीन एक नेसेंट ऑक्सीजन है, दोनों जब सिंगल फॉर्म में हो जाएंगे तो एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे, तो इसलिए वो हानिकारक करते हैं। ओजोन की परत की छीड़ता के लिए आपका CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथिलीन और हेलोन 1211 की चीज में आदि चीज़ें में पाई जाती हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक महत्वपूर्ण घटक है। जो आपको बताइए स्टार्टिंग से ही आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक ध्रुवों पर पाया जाता है। ध्रुवों पर समतापमंडलीय बादलों में आपका नाइट्रिक अम्ल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इन सब का निर्माण किया जाता है। ध्रुवीय चक्री में समतापीय मंडल में ऐसा मध्यम है जो क्लोरीन यौगिक के ओजोन पर विन्यास करने के लिए पाया जाता है। इनकी उपस्थिति में आवश्यक है क्या? सर्वाधिक अंटार्कटिक के निर्माण में। अब आप इसमें देखिए इसमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो प्रतिशत के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, प्रतिशतों के रूप में यह किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, एक ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, एक कट है। समताप मंडल में ओजोन घटक के उत्तरदायी होती है और ये निचले वायुमंडल में आकर्षित होता है। तो इसमें आप क्या पाएंगे? इसमें ग्रीन हाउस आपका योगदान नहीं देती है। CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाए। अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन के लिए उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ऑटोमोबाइल के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपका मैचिंग नहीं करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न के लिए किया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठों के लिए आपका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र के लिए कौन सा दिया था? स्टार्टिंग में आपका CFC इंपॉर्टेंट है, आपके समझ हैं। ओजोन क्षेत्र किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। आपका कौन सी गैस ओजोन में ह्रास के लिए सबसे ज्यादा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के लिए अपक्षय का डिप्लीशन में कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए नुकसान पहुंचाती है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में निम्न से किसकी उपस्थिति में ओजोन स्फीयर के ओजोन था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण में निम्नलिखित में से कौन से किसके कारण हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? विलायक के रूप में मिथेल क्लोरोफॉर्म, हेलोन्स होते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे जब आप इसमें जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में नहीं पहुंचता? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ट्रोपोस्फीयर में नहीं पहुंचता है। आप ये क्वेश्चन देखिए, छिद्र का निर्माण सर्वाधिक किसके द्वारा? अंटार्कटिका। मैं आपको बताया था यहाँ से जो इमिशन होता है वो हवाएं जब चलती हैं तो अंटार्कटिका एक कोल्ड है तो उधर की तरफ आपका शिफ्टिंग होती चली जाती है। ये आपका साउथ मतलब हेमिस्फीयर में आपका पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन हासक मतलब ओजोन डिप्लेशन में क्या आप समझते हैं? ये सुगठे फोम का निर्माण करता है, यस। यह ट्यूबलेस टायरों का निर्माण करता है, ना। यह विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई के लिए काम करता है, यस। ये एरोसॉल के लिए काम करता है, एक दाबकारी एजेंट होता है, यस। तो इसका ऑप्शन 1, 3, 4। तो इसमें क्या आपका C पार्ट हो गया। 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, स्प्रे, विलायकों में फोम आदि का निर्माण किया जाता है, ये सूक्ष्म के लिए हानिकारक होते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्रों में छिद्र का बनना चिंता का विषय है, किसके कारण होता है? विशिष्ट ध्रुवी में वातावरण समतापी मंडलीय बादलों की उपस्थिति के कारण क्लोरोफ्लोरो का वहां पर चले जाते हैं, जिसके कारण से वहां पर ओजोन का डिप्लीशन होता है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? मेफ्रॉन होता है, इसको डाइफ्लोरोमेथेन CFC कहते हैं। इसका एक ऑर्डर CFC, SFC और उसके बाद आपका अलग अलग मतलब जिस तरह से आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता रहता है उसी तरह से इसमें एडवांसमेंट होते रहते हैं, इसको आपको समझना पड़ता है। अब इसके जो आपका डिप्लीशन होता है इसको कैसे कंजर्वेशन किया जाता है? जो कोई भी चीज़ हो, जैसे कहीं भी कुछ चीज़ का हो तो उसके लिए उपयोगी होता है। जैसे कहीं पे आप कंजर्वेशन करते हैं या कुछ करते हैं तो पहले लीनियरिटी रखिए। जब लीनियरिटी रखिए अगर उससे काम हो जा रहा है तो ठीक है, फिर नहीं आप लीनियर मतलब पहले सामान रूल लगाइए, उससे आप नहीं काम कर रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक प्रकार से पहले तो आप लोगों को अवेयर करिए, अवेयर करने से अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, फोर्सफुली उनके ऊपर अटैक करिए, तब जाकर के उसमें आप इसको समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब ओजोन का कंजर्वेशन की बात आई है तो लोगों को ये बैन किया गया। पहले स्टार्टिंग में लोग नहीं मानते, जब लोगों को बैन किया गया उनके ऊपर फाइन लगाया गया, टैक्स लगाया गया। तो जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन बढ़ता है तो उस तरह से
उसमें लोग करते हैं। अब इसमें ओजोन परत संरक्षण के उपाय में क्या करते हैं, जैसे टोरंटो विश्वविद्यालय में JW केंट मूर के नेतृत्व में 2005 में तिब्बत के पठार पर ओजोन के हैलो ओजोन पता लगाया गया। इसमें तिब्बत के पठार के चारों तरफ आपके ओजोन की मात्रा में परिधि के चारों ओर छल्ला पाया गया। इसके अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अधिक प्रदूषित शहरों में होती है। O3 उच्च सांद्रता के कारण खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न होता है। ओजोन परत में संरक्षित हेतु निर्मित किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत संरक्षित किया जाए। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हैलोन्स अन्य ओजोन रिक्तीकरण के रसायनों के कारण कार्बन टेट्राफ्लोराइड उत्पादन करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों पदार्थ ओजोन के रिक्त कारक है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही आपके नुकसानदायक रहते हैं। कार्बन टेट्रा प्रोटोकॉल 1989 में प्रभावित हुआ। ये कब है? 1989 में ये आपका प्रभावित हुआ है। फिर 1987 में 16 सितंबर को आपका ओजोन डे मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए संरक्षण में ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2022 की क्या थीम थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। 2021 में इसका क्या थीम थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। अब इसमें देखिए आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तीनों ऑप्शन आपको बताया था, तीनों सही है। अब ये देखिए 2005 में ओजोन के डिप्लीशन के बारे में किसने बताया? JW केंट मूरे ने बताया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ओजोन परत से रिलेटेड है। वेटलैंड किससे है? आप कमेंट कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे परत है? ओजोन परत से। निम्नलिखित में से लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वर्ष 1994 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया गया था। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें में कौन सा सुमेलित नहीं है? अम्ल वर्षा, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से रिलेटेड है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड, ये नहीं, ये नाइट्रिक एसिड आपका NOx और SO2 मतलब आपका सल्फर और नाइट्रोजन बनते हैं तब जाकर इसमें होता है। कौन सा ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन के लिए से रिलेटेड है? डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक संधि है जिसमें ओजोन के लिए अवयव पदार्थों के लिए उत्पन्न करते हैं। अब ओजोन परत से उसके संरक्षण से प्रभाव इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसमें करते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र पाया लगा है, इसमें छिद्र पाया गया है। इसमें क्या सूर्य से हानिकारक वाले त्वचा कैंसर, आपके इसमें क्या कहता है? स्किन कैंसर आपका होता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें अधिक सूर्य पराबैंगनी किरणों से DNA का आनुवंशिक परिवर्तन करते हैं। जो UVA, UVB, UVC इसके कॉन्सेप्ट को मतलब देखिए UVA, UVB, UVC इन तीनों का UVA की वेवलेंथ कितना है? 315 से लेकर 400 नैनोमीटर तक। 315 से लेकर 400 नैनोमीटर, तो इसके मतलब कि और इसका UVB का 280 से 315 तक। और UVC तो जो आपका UVA है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो मतलब ये इसका इफेक्ट कम रहेगा। जब इसका इफेक्ट कम रहेगा तो इट इज़ गुड। और UVB ये मिडिल का है, ये बैड है। और UVC ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए इसी का कारण UVB के कारण UVB जो है आपकी बैड है। इसके लिए क्या क्या आपका जीन डिस्टर्ब हो जाएगा, पौधे में आपका विकसित हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, आपका मोतियाबिंद, सनबर्न, आपका ये सब इफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जब आप धूप हो तो उसमें आपको कर सकते हैं, उसके लिए आप बच सकते हैं। तो UVB आपका सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। 99% अवशोषित कर लेती है, लेकिन उसमें कुछ रह जाते हैं। तो ये O3 का मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन इस तरह से आपका O3 मॉलिक्यूल्स बना रहता है, उसके आप देख सकते हैं। अब देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों कौन सा होता है? स्किन कैंसर होता है, ये आप समझ लीजिए। अब इस स्टेटमेंट जैविक जो ओजोन जैविक जीवन के लिए परावश्यक है। पृथ्वी पर उच्च विकिरण के कारण से संरक्षित रहती है। यस, ये आपका दोनों इसमें समझ अब सकते हैं। वैज्ञानिकों को निम्न से सर्वप्रथम कहाँ पर पता? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अंटार्कटिका पर ओजोन के बारे में बताया था। ये आपका ओजोन लेयर कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।